नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। असाधारण या फिर जब बहुत सारी दिक्कतें हों, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने से भी ज्यादा दुखी व्यक्ति की मदद करता है तो हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है ना कि ऐसा असाधारण कार्य कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता, जबकि खुद उसकी जिंदगी जो है अंधकार में ही गुजरी है। आज के जो मेरे गेस्ट है ना, वो कुछ ऐसे ही हैं। उनकी जिंदगी बेशक बहुत परेशानियों में रही है, लेकिन उन्होंने अपने जैसे तमाम लोगों की जिंदगियों को रोशन किया है। उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं जरा सा, क्योंकि वो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी जिंदगी जो है ना, वो रेलवे स्टेशन पर गुजरी, और वो भी आपको पता ही होगा, रैक पिकिंग एक बहुत ही आम भाषा है जो हम देखते हैं। कई बच्चों को देखते हैं पीठ पर बोरा टांगे हुए और रैक पिकिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कुछ उस तरह से की। ड्रग्स में पड़ गए, नशे की लत उन्हें लग गई। उनकी जिंदगी बहुत ही दुश्वार थी, बहुत दुश्वार। पर उनकी जिंदगी में एक बार ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उन्होंने ये अपने आप से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे और अपने साथ ही साथ कई लोगों की जिंदगी को बदल डालेंगे। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है देव प्रताप सिंह। एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जमीन से उठा करके आज आसमान तक पहुंचा दिया और बहुत से लोगों की मदद कर रहे हैं। स्लम में रहने वाले थे, लेकिन आज अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी की स्थापना स्लम में ही की, जहां के बच्चे जो हैं, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, वो रिपोर्टर्स हैं, वही स्ट्रिंगर्स हैं, वही न्यूज बनाते हैं। और उनके इसी कार्य की वजह से उन्होंने बहुत से परेशान लोगों की मदद की है। विमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने काम किया है। जो लोग बस्तियों में फंस जाते हैं किसी न किसी कार्य में, या चाइल्ड लेबर जो करवाया जाता है, इन सब कार्यों में इनकी इस एजेंसी ने, जो इन्होंने न्यूज एजेंसी बनाई थी, उनका नाम था स्लम पोस्ट। स्लम पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों को नया रास्ता दिखाया। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही अच्छे एक एनजीओ की स्थापना की है। इन्होंने और इनकी एक फ्रेंड है चांदनी जी, जिनको मैंने पिछली बार इंटरव्यू भी किया था, वॉइस ऑफ स्लम। इसमें ये अनगिनत बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और उन सबकी जिंदगियों को रोशन कर रहे हैं। मतलब जो दुख उन्होंने झेला है ना, वो नहीं चाहते कि अब ये बच्चे जिंदगी में कोई दुख झेल सके। तो मैं समय न गवाते हुए मैं सीधा आमंत्रित कर देती हूँ देव प्रताप जी को, और उनसे ही सुनते हैं, क्योंकि तब हमें समझ में आएगा कि जिंदगी किसी के लिए कितनी दुश्वारियां लेकर आती है और कैसे कोई अपनी जिंदगी को बदल सकता है। देव प्रताप जी, मैं आपको भेज चुकी है। यस, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। आपको मिलने के बाद तो मैं भी अच्छी हो गई। आपसे मिलकर के, आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर के, तो मुझे लगता है कि जो भी मिलेगा वो खुश महसूस करेगा और अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं जितना आप बोल रहे हैं, ये काफी बड़े शब्द हैं मेरे लिए। और मैं कहूँगा हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों आज प्रॉब्लम में हैं उनको कुछ ह्यूमैनिटी सर्व कर पाए। देव और जी, आप ये बात कह तो रहे हैं कि आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कर पाना। जानते हैं, अक्सर वो लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं जिनका घर भरा हुआ होता है, जिनके पेट भरे हुए होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा सोशल सर्विस कर लेते हैं। पर वो जिसके खुद पेट में रोटी गई है कि नहीं गई है, ये किसी को नहीं पता, और वो दुनिया को रोटी बांट रहा है। ये एक बहुत 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 बड़ा कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। ये हिम्मत आप लोगों से और उन बच्चों से जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनसे ही मिलती है। देव जी, ये आपका बड़कपन है, आप ऐसा कह रहे हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि स्टेशन पर, है ना, आप रैक पिकिंग करते थे, नशे में डूब रहे थे, वहां से जो जो वहां का देव था, वो देव आज वॉइस ऑफ स्लम के देव प्रताप सिंह कैसे बने? आपकी ये जर्नी कैसी थी? जर्नी तो बहुत बड़ी है और बहुत उतार चढ़ाव रहे मेरी जर्नी में। तो मैं पहले एक चीज बोलना चाहूँ, मैंने चाहे किसी भी स्थिति में रहा, किसी भी परिस्थिति में रहा, लेकिन मुझे उस बात का रिग्रेट नहीं है कि भगवान ने मुझे मजबूरियां दी या कुछ दिया। तो मैं कहता हूँ भगवान सबको मजबूरी दे, जिससे कि वो लोग उससे लड़ने की ताकत जुटा पाए क्या और बात! मेरे जैसे लोग निकल के आए। तो बात ऐसी है कि
11 साल का देव, मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ, एक राजपूत फैमिली से आता हूँ। 11 साल के देव को कुछ बड़ा करना था, तो मैं घर से भाग गया 130 रुपए लेकर। अच्छा। एक नेकर था, एक बनियान पहनी हुई थी। अ, डबरा एक जिला है चंबल, जो डबरा एक तहसील है चंबल संभाग में, उस हम्म। तहसील से मैं आता हूँ। हम्म। तो जब ये सब जब मैंने घर से भागा तो 130 रुपए उस जमाने में काफी ज्यादा होते थे। और अच्छा। मैंने खाना वाना खाया, मैंने खूब खूब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज पी, मतलब बहुत। अब 130 रुपए 2-3 दिन में खत्म हो गए। अब मैं स्टेशन पे ही, हम्म। वो आंटी 2 रुपए लेती थी स्लीपर रूम, स्लीपर क्लास का जो रूम होता था जहाँ वेटिंग हम्म। रूम, वहां पर हाँ। लेती है। अच्छा। तो मैं 2-3 दिन उसमें सोया। बढ़िया चल रहा था, 2-3 दिन अच्छे निकल गए, मजे में ये घूम रहे हैं। लेकिन जो असली स्टेशन है ना, जो मुझे दिखने वाला था, वो दिन आ गया था। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास भूख लग रही थी, सर दर्द कर रहा था हम्म। भूख से। क्या करूं, कैसे लाऊं? तो एक सामने कुछ बच्चे देखा है कि उसमें ना बच्चे वो बॉटल्स उठा रहे हैं, और वो बॉटल्स उठा के और वो अ, बेच देते हैं, और हम्म। उससे उन्हें मिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उन बच्चों को ज्वाइन कर लिया और मैंने वो कचरा उठाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब असली स्टेशन, हम आप अब जो स्टेशन पे जाते हैं वो असली स्टेशन नहीं होता। अगर स्टेशन की सच्चाई को देखना है तो स्टेशन की पटरियों पर थोड़ा आगे निकल जाइए, मेरे जैसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको। तब मैं गया तो यार्ड होता है हर स्टेशन में, एक छोटा सा। हम्म। हम्म। तो उस यार्ड में वो बच्चे यार्ड के आसपास रहते थे। धीरे धीरे पता चला कि वो बच्चे, आपने देखा साइकिल जोड़ने के लिए, पंचर जोड़ने के लिए एक ट्यूब आता है, हम्म। हम्म। या हम्म। फिर पहले वाइटनर आता था, वाइटनर, जो हाँ हाँ पहले हाँ। 2 सीसियां अलग अलग मिटाने के सीसियां। काम करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, पहले अलग अलग सीसियां आती थी, अब पैकेट में एक ही उसमें आता है। तो हम्म। वो वाइटनर का नशा बहुत हैवी होता है। तो बच्चे देखा कि आपको गंदगी में, कि आपको जो वॉशरूम होता है ट्रेन का, वहां से बोतलें उठानी है, नीचे से उठानी है, और स्टेशन के कुचड़े के डब्बे में से आपको उठानी है, तो आपको गंदगी बदबू बहुत आती है। बच्चे उन सब चीजों से बचने के लिए वो ड्रग्स लेने लगे। सेम जो वो कर रहे थे वो मैंने भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैंने भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। तब 3 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। 3 साल में शायद मैं 4 या 5 बार नहाया हूँ। बाप रे। अच्छा। इतनी गंदी मोटी लेयर होती थी शरीर पे, पैर में जूते नहीं होते थे। तो फिर धीरे धीरे, भाई आपने, जब आपको नशा करना है तो पैसा चाहिए, पैसा हम्म। कचड़ा जितना आता है आ नहीं रहा था। तो मैंने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। चोरियां इन द सेंस कि मैंने किसी का वॉलेट या पर्स है ये सब कभी चोरी नहीं किया मैंने। जैसे हम्म। स्टेशन का कोई लोहा है वो उठा के बेच दिया, ओह। ऐसी चोरियां। वॉशरूम में से वो मग निकाल के बेच दिया, टोटी निकाल के बेच दी, ऐसे करके ऐसे चोरियां करने शुरू कर दिया। एक दिन, वो कहता है ना, पाप का गड़ा है कभी ना कभी तो भरेगा ही। तो एक दिन मेरे को पुलिस स्टेशन उठा के ले गए, हम्म। पिटाई की खूब, बहुत सब कुछ, और मेरे को जेल जाना पड़ा। और अब हालात ये हो गए थे कि मेरे वो सबसे गंदे दिन थे, क्योंकि नशे की लत लग चुकी थी, नशा नहीं मिल रहा था, जेल में कोई जानता नहीं था। सबसे पहले जैसे ही मैं जेल के अंदर एंटर किया, तुरंत मेरी पिटाई चालू हो गई। जेल के जो जो बड़े बड़े गैंगस्टर लोग होते हैं अच्छा। उनका, वो बहुत, उन्होंने तुरंत मार, 2-4 चांटे मेरे को मारे, जिससे कि उसे पता चल जाएगा कि किसकी यहाँ चलती है। तो मेरे को पता चल गया। तो जो वॉशरूम होता है ना, वॉशरूम, हाँ। वॉश एक एक बेरिंग होते हैं जेल्स में ना, तो बेरिंग के पास है ना, एक वो वॉशरूम होता है। उस वॉशरूम के पास पानी चूरा होता है, वहीं आपको सोना पड़ता है जो नया कैदी आता है। अरे बाप रे। अच्छा। तो वो बड़ी भयानक और बड़ा
मतलब मैं उसे याद भी करना नहीं चाहता। वो ऐसे दिन थे। कहते हैं कि लाइफ में एक मौका सबको मिलता है, वो मौका मुझे भी मिला। एक मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदर्श हैं, राजा परमार जी। तो उन्होंने मेरे को अ, जेल से निकलवा दिया, मेरी जमानत दी थी। और उन्होंने बहुत समझाया मेरे को, 1 महीने, मतलब बहुत टाइम अपने साथ रखा और मेरे को बहुत समझाया। और एक टाइम आया कि मैं ये दृढ़ निश्चय ले लिया था कि आज के बाद मैं स्टेशन वापस नहीं लौटूंगा और नशा करूंगा नहीं। मैं एक ढाबे में बर्तन, मैंने कहा चलो अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं, तो मैं एक ढाबे में बर्तन मांजने की नौकरी मुझे मिल गई। हम्म। तो मैं दिन भर बर्तन मांजता था। वो एक प्लेट, एक वो होता है ना, एक दो टब होते हैं, एक में सर्फ का पानी, एक में धुला पानी, और मांजते जाओ धोते जाओ। तो वो हाँ। ढाबा मैं काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय मैंने एक सपना देखा था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे वेटर बनना था। अच्छा। अच्छा। मेरी पहली सैलरी मिली। उससे पहले क्या होता था कि सुबह सुबह क्या होता, 2 गार्डन होते थे हम्म। और ढाबा शुरू होता था 12-1 बजे। तो हम्म। वेटर आते थे 12-1 बजे। हम्म। और चूंकि सुबह सुबह लोग चाय पीने आते थे, तो वो सामने एक कॉर्पोरेट ऑफिस था, वो सामने लोग आते थे चाय पीने के लिए, तो हम ही बनाते थे, हम ही उन्हें चाय पिलाते थे। तो हम्म। छोटू 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 ऐसे बोलने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि बिल्ड हो अच्छी जाते तरह। हैं। हम्म। तो मैं उनसे ऐसे लिख के रखता था कि कृपया मुझे दोबारा मौका देगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, लेकिन आप लिख के हिंदी में ही जाना। अच्छा। पढ़ो तो हिंदी हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो वो जो इंग्लिश इंग्लिश में हो। हो। हाँ। तो मैंने कहा गिव मी वन मोर चांस, कृपया मुझे दोबारा मौका दे, या ऐसे छोटे छोटे थैंक यू, वेलकम, हाँ। ये शब्द सीखने शुरू कर दिए। हाँ। और मैं जैसे ही मुझे पहली सैलरी मिली, तो मैं भाग के गया बाड़े, ग्वालियर में। और मैंने वहां पे अ, एक पुराना शर्ट खरीदा, एक पुराना पैंट खरीदा, और एक पुराने शूज खरीदे, क्योंकि नई के हम्म। खरीदने के पैसे नहीं थे। हम्म। वो खरीदा, और एक 10 रुपए का एक रिज्यूम बनवाया, और एक बड़े ढाबे में वेटर की नौकरी मांगने के लिए चला गया। अरे वाह। अरे वाह। और लकीली वो जॉब मुझे मिल गई। क्या बात। और उसके बाद मेरी मेरी मतलब ग्रोथ चालू हुई। मैं उस ढाबे में 2-3 महीने रहा, लेकिन मेरे को किसी ने बोला गोवा चले जाओ, गोवा में बहुत बड़ा स्कोप है वेटर का, हम्म। डॉलर में काम करूंगा, टिप्स मिलती हैं। मैंने कहा चलते हैं। गाड़ी में बैठे गोवा पहुंच गए, वही रिज्यूम होटल होटल जा जाके हाँ। देने लगे। एक अच्छे होटल में हम्म। नौकरी मिल गई। 4,000 रुपये सैलरी प्लस अरे वाह। टिप, हाँ। अलग से हम्म। खाना पीना, रहना, वाइट बड़े साफ सुथरे कपड़े, वो भी खुद नहीं धोने हैं, प्रेस करने हैं, कम। वो लोग सब बहुत अच्छा सा चल रहा था। हम्म। तो कहते हैं ना, अब मुझे मेरी फैमिली की याद आने लगी थी। मैंने अपनी मम्मी से कांटेक्ट किया, मैं हम्म। बातचीत की। मैं बातचीत की तो मम्मी से बातचीत होने लगी। तो मैंने कहा गोवा क्या होता है, गोवा, अब गोवा की लाइफ स्टाइल अलग है। गोवा रात, हम्म। तो मैं वहां पे थोड़े दिन बाद बोर हो गया। 1 साल में मैं दिल्ली वापस आया। और दिल्ली वापस आने के बाद मैंने एक मोबाइल की शॉप खोली, वो अच्छी चलने अच्छा। लग गई। अच्छा। वो मैंने 15,000 रुपए से शायद शुरू किया था अपना शॉप, और वो 1-1.5 साल के अंदर उसकी वर्थ मतलब लाखों में थी। मैंने अरे उसी वाह। में बहुत अच्छा। हम्म। उस टाइम पे रिचार्ज का ट्रेंड था, लोग हाँ जाते थे हाँ। कराने के लिए। तो हम्म। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो कहते हैं, एक व्यक्ति, मेरी लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट है। मेरी लाइफ, एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोलता है मेरे को 2,000 भी नहीं, 1,100 रुपये उधार दे दो। मैंने कहा भैया मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, पहली बार आया हम्म। हूँ दुकान पे। बोले सर मैं प्रॉब्लम में हूँ, दे दो। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। मैंने उसको पैसे दे दिए, क्योंकि वो ग्वालियर का था। अच्छा। पता नहीं क्यों। हम्म। और मैं कहता हूँ मैंने सही किया उस दिन, और मैंने वो पैसे दिए। वो बंदा अच्छा व्यक्ति था, कुछ दिन बाद आया, वो पैसे वापस करके गया। कुछ कारणवश क्या हुआ, मेरी मोबाइल की दुकान को बंद करना पड़ा, बिकॉज ऑफ, मतलब ओनर ने बोल दिया कि खाली करो शॉप को। अच्छी चलने हम्म। लगी थी तो उन्होंने ही खुद खोल ली। तो हम्म।
मेरी बाद में शॉप चली नहीं, तो मेरी जब शॉप खाली हो रही थी, वो व्यक्ति आया मेरे पास और बोला कि आप सेल्स की जॉब क्यों नहीं कर लेते। तो हम्म। देखिए, एक तो मेरे को दो इंटरव्यू कराए उन्होंने। एक था एक बीपीओ में, जिसमें हम्म। बस आएगी, बस जाएगी, आपको हेलो करके बात करनी है, दिन भर एसी कमरे में बैठना है। बहुत हाँ। अच्छा जॉब था सर। हम्म। और एक पीठ पे आप दो बड़े बड़े झोले टांगो, और पंजाब के एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से चौथे शहर में आप रोज चार्जर बैटरी बेचो। अच्छा। हाँ। हम्म। तो मैंने वो चार्जर बैटरी बेचने का बिजनेस चुना, अच्छा। बस जॉब। 2 साल के अंदर मैं पहले सेल्स बॉय बना, फिर मैं मार्केटिंग सुपरवाइजर बना, मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर बना, और मैं एरिया सेल्स मैनेजर बना, क्या बात है, वाह। केवल 2 साल के अंदर। जेन मोबाइल, अमिताभ बच्चन उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। जेन मोबाइल में मैंने जॉब की, पूरा पंजाब का मैं एरिया सेल्स मैनेजर था। मेरी सैलरी 45,000 थी इन दैट टाइम। वाह। तो मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। मैं मतलब इंसेंटिव मिला हम लोग को, मेरे को 70,000 रुपए मिलते थे, और मैं कंपनी के पैसों पे, हमको जाना है कंपनी के पैसों, गाड़ी में घूमना है, कंपनी हर हाँ चीज के हाँ। पैसे देती थी। राइट बस राइट। उनके टारगेट्स पूरे करने हैं, और लकीली मैं वो टारगेट्स पूरे कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अपना ट्रांसफर आगरा करवा लेता हूँ, आगरा में एक घर लूंगा, मम्मी के साथ मिलके रहूंगा। हम्म। माँ से मिला, माँ से मिला, खुश था, गले लगा के सो रहा था उनको। अब माँ भी खुश थी कि बेटा मेरा, जो एक माँ के लिए क्या चाहिए कि एक और बेटा क्या, गायब हो कितने जाए। सालों बाद वापस आया है। हम्म, उनको हाँ। कान की ईयरफोन्स पहली बार धुलाए मैंने। अच्छा। चीज एंड नेक्स्ट डे उन्होंने एक मन्नत, मतलब उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरा बेटा सही हो जाएगा सही तरीके से, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे हम्म। मथुरा में। हम्म। तो आगरा से मथुरा जाने का उन्होंने प्लान किया। एंड मेरी लाइफ में ये बोल सकते हो आप कि पता नहीं क्या हुआ, शी इज एक्सपायर इन रोड एक्सीडेंट। ओह, वही जाते समय। यस, एंड शी इज ओनली 39 years old। तो वो जो चीज है ना, ब्लैंक हो गई थी बिल्कुल लाइफ में। कुछ करने का मकसद खत्म हो गया था कि वो कुछ नहीं करना है। वो था मतलब। माँ का जाना समझ में आता है, वो भी तब जब आपको लगा कि अब आप उनको अपनी सारी खुशियां दे सकते हैं। एंड शी लेफ्ट। जैसे होता तैसे खुद है। को संभाला, जैसे तैसे खुद को संभाला। चांदनी से मिल चुका था मैं, चांदनी के एनजीओ में एक नेशनल सेक्रेटरी थी, मतलब बच्चों के हम्म। लिए ही थी, और बच्चियों के लिए ही काम करती थी। हम्म। मैंने जब मैं एक दिन बैठा था, तब मैं एक स्टेशन पे बैठा था, तब मुझे एक ध्यान आया एक बात का कि यार मैं तो इस स्टेशन से निकल गया, मैं तो इस झुग्गी झोंपड़ी ऐसी से निकल चुका हूँ, लेकिन मेरे जैसे और भी तो बच्चे हैं। हम्म। तब मैं चांदनी के पास आया, हम्म। और मैंने बोला चांदनी मुझे आपकी एनजीओ में काम करना है। तो अच्छा। चांदनी बोल, तो मैंने वो एनजीओ छोड़ दी है, हम्म। एनजीओ अंडर 18 बच्चों के लिए काम करती है। तो मैंने कहा चलो हम खुद की एनजीओ बनाते हैं। तो लोग हाँ। हंसने लगे, पागल बोलने लगे हमको, बोल रहे हैं ये लड़की जो भुट्टा बेचती है, जो 10वीं 8वीं 8वीं में है, हाँ। तू मतलब तू खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे को और तू नोएडा में जानता नहीं है, बैकअप पैसे का है नहीं, कैसे करोगे पार्टी, वो हाँ। चीज है जो तुम्हारे पास हो, जो चीज है ही नहीं उसे बांटोगे कैसे। लेकिन हम भी जिद्दी थे। तो मेरे पास एक लैपटॉप था। हम्म। लैपटॉप मैंने गिरवी रख दिया 10,000 में, 6,000 का फोन खरीदा, 4,000 का पीजी लिया रहने के लिए। अच्छा। चार बोला मेरे को पैसे खत्म हो गए हैं, एक टाइम का हम्म। खाना दियो, क्या होगे वो क्या होगे। हालात वो थे कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो क्या करते थे, गोलगप्पे वाले के पास जाकर गोलगप्पे वाले से कहते थे इसमें आलू, खूब सारा आलू भर दे और फिर दे दे।
ताकि पेट भर जाए। ये मैं नहीं, हम, मैं और चांदनी दोनों ने, हम लोगों ने ये टाइम देखा है। तो एक टाइम खाना खाता था, क्योंकि चांदनी चांदनी की, क्योंकि वो हालात न चांदनी के उस समय सही थे ना हमारे सही थे। लेकिन हमको कुछ करना था, हमने जाके, हमने उस जो फोन लिया उससे सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए, वॉइस ऑफ इस्लाम के, तब नाम कुछ और था, वॉइस ऑफ इस्लाम के अच्छा। हैंडल्स बनाए पूरे हम्म। सोशल मीडिया। और कुछ भी काम करते थे, किसी से मिल रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, कुछ सब हम लोग उस पे पोस्ट करते थे। पोस्ट कर देते, राइट। सब ठीक है, एक महीना गुजरा, दो गुजरे, तीन गुजरे, चार गुजरे, एक दिन हमने हिम्मत हार गई कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ, तुम भी एक हम्म। जॉब दे, खत्म। हम्म। लेकिन एक अच्छी चीज थी, मैंने एक लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, रात में बैठा हुआ था, बैठा हुआ था, तो मैंने एक मैसेज बनाया, कॉन्ट्रीब्यूट ₹1, 1 रुपए दो, हम ये करना चाहते हैं, और हमने ये किया हुआ है। चांदनी ने काफी काम किया हुआ था 10 साल 8 साल के अंदर, यूएनडीपी, हम्म। एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो चांदनी जी का काम बहुत था, लेकिन उनको खुद को पता नहीं था कि उन्होंने इतना काम किया हुआ है। हम्म। उनकी वीडियोस इंटरनेट पे हैं, ये मैंने पहली बार उनको बताया। तो अच्छा। तो मैंने उनका एक फेसबुक बनाया और उससे हमने हम्म। पोस्ट किया। लकीली हमने 2 घंटे में 10 से 8 हजार रुपए रेज कर लिए। अरे हिम्मत वाह। बांध, अब तो मैंने कि लोग विश्वास करते हैं, अपन बीच में नहीं छोड़ेंगे। आज इन मतलब 5 6वां साल लग गया है। आज हम 370 बच्चों को रेगुलर पढ़ा रहे हैं। और ये कोई अनफॉर्मल पढ़ाई नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो माफी चाहूंगा हम्म। उन लोगों से जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सोचने का तरीका अलग है। हमारा हाँ। सोचने का तरीका अलग है कि हम अगर झुग्गी, उस बच्चों को निकालना है तो झुग्गी में पढ़ाना भी बंद करना पड़ेगा। हम्म। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है तो आपको वो उन लोगों को एक हमारा बाहर निकालना पड़ेगा। हमारा बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जाके नहीं पढ़ाते, हम लोग इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, उसमें हम बच्चों को बुलाते हैं और फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। जब तक बच्चा ग्रेजुएट होके अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक वो वॉइस ऑफ स्लम की जिम्मेदारी है। हम बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग जनरेशन चेंज करने का काम कर रहे हैं। लवली। एग्जाम्पल, हम लोग, आप देखिए चांदनी जी की पूरी पिछली फैमिली, पिछली पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एक बार चांदनी जी ने हिम्मत दिखाई, आज उनके सारे भाई बहन हैं, या उनकी बहन के बच्चे हैं, उनके भाई के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है। क्या बात एक है। लड़की ने पूरी जनरेशन चेंज कर दी। बदल दी। बदल दिया, बिल्कुल सही। तो हम लोग केवल जनरेशन चेंज करने का काम कर रहे हैं। और जल्दी ही हम अपने बच्चों को देखेंगे, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, किसी की जॉब लगेगी, किसी का कुछ, ऐसे करके। मेनवाइल हम लोगों ने एक सिलाई सेंटर भी खोल रखा है, जिससे कि महिलाएं हैं, जिनके हम्म। उनके माँ बाप हैं, वो आके यहाँ हम्म। सीखें। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वॉइस ऑफ स्लम फीड द स्लम। जब हमने लॉकडाउन में हम लोगों ने करीबन करीबन 18 लाख मील्स बांटे हैं, 18 लाख लोगों को खाना हाँ। खिलाया है। क्या बात है, क्या बात है, पहले दिन से, कमेंडेबल जॉब। हाँ। पहले दिन से। और हम ये भी, अगर आप मुझे मौका दें, तो एक कहानी है इस लॉकडाउन में काम प्लीज करने बताइए की। ना, बताइए ना, हाँ बताइए। आप, मैं, जैसे मेरे को तो बड़ा रिलैक्स फील हुआ, लॉकडाउन लग गया, मैंने कहा नेटफ्लिक्स डाउनलोड करो, प्राइम करो, खूब देखो। और 3 4 साल बाद छुट्टी मिली है, क्योंकि हम लोग संडे को भी वर्किंग थे, हाँ। हम लोग संडे की भी छुट्टी नहीं लेते थे। तो हम्म। बड़े खुश हो गए थे। लेकिन दूसरे दिन बच्चों के फोन आने लग गए, हमारे बच्चों के, कि सर, हाँ। वो हमारे घर पे तो राशन नहीं है, हमारे पापा तो रोज कमाते थे, रोज लाते थे, रोज खर्च होता था, क्या करें। बोले हाँ। सर बहुत परेशान है। मैं हाँ। गया, मैं लोकल मार्केट में गया, सामान उठाया, 300 फैमिली, 370 फैमिलीज के लिए, जैसे मतलब 300, लगभग 300 फैमिलीज के लिए बांट दिया। उस बीच वाइल्ड है ना, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैं जब गाड़ी भर हम्म। रहा था, गाड़ी में हम्म। सामान लोड करवा रहा था, एक व्यक्ति आया। बोलता सर, ये आप बांटने के लिए ले जा रहे हो? मैंने कहा हम्म। हाँ। हम्म। बोलता है 1 किलो आटा सर मुझे भी दे दीजिए। मैंने कहा क्यों? मेरी हाँ। बच्ची भूखी है 2 दिन से। ओ गॉड। ओ गॉड। मैंने 1 महीने का राशन दिला दिया,
एक महीने का राशन तो आया तो वो रोने लग गया और मेरे से एक बात बोली कि सर हम हाथ फैलाना नहीं चाहते, मजबूरी में फंस गए हैं। फिर हमने काम करना शुरू किया और ऐसे करके हम लोगों ने 18 लाख मील्स बांटे। और हम्म। इसकी अगर हम बर्थ लगाते तो हम लोग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का खाना डोनेट किया इन लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तब हमें ये एहसास हुआ कि बच्चों को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तब हमने वॉइस ऑफ स्लम फीड द स्लम स्टार्ट किया और एवरी डे हम 500 बच्चों को खाना खिलाते हैं। हम्म। आप रोइए मत प्लीज। नहीं, एक्चुअली मतलब हम कुछ चीजें टेलीविजन पे देखते हैं, है ना, और भावुक हो जाते हैं, पर जब आपने उस समय को जिया है, तो जिस समय को कोई जीता है और उसको आप लाइव सुनते और देखते हैं, तो जाहिर सी बात है, दिल पसीज जाता है। और तब हमें लगता है कि हम सच में, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है हमें। उसके बाद भी शिकायतों की जो पोटली है, हम खोले बैठे रहते हैं हमेशा। मैं और हमारे वॉइस ऑफ स्लम के हर हम्म, बच्चे को यही बोलता हूँ कि जिस दिन बेटा आपको ये लगे कि आपके पास मजबूर हो, आपने भगवान की मम्मी पापा या भगवान से शिकायत करो, तो अपने ऊपर वाले व्यक्तियों को देख के मत करना, अपने से नीचे वाले अपने व्यक्तियों नीचे को देखिए करो, वेरी कि राइट। देखो। जब जब हम जैसे मुझे भी होता है ना, लोग मतलब कपड़ों पे इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा पैसे हम्म। खर्च करते हैं। हम्म। हम जैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि यार कपड़े ही तो पहनना है, वो 500 रुपए का भी आ रहा है तो भी बिल्कुल अच्छी ठीक। चीज है। तो मैं हमेशा बेसिक्स लाइफ को जीने में बहुत यकीन करता हूँ। कम रिसोर्सेस में जीना का मजा कुछ और है। ये तो ना, जब लॉकडाउन हुआ ना, ये वाली बातें मुझे भी बहुत समझ में आई। इससे पहले शायद मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। शायद हम तब बाहर की तरफ ज्यादा थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने लोगों के अंदर ना इंसानियत जगाई है और ये भाव जगाया है, जिंदगी समझाया है कि जिंदगी क्या है। बिल्कुल, रियली ट्रू। ये और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये सबक मिला है हाँ। हर उस व्यक्ति को, मुझको भी, हर उस व्यक्ति को जो हम लोग बहुत सारी चीजों को, जो बहुत हम इतने सारे रिसोर्सेस में भी रह के हम लोग कंप्लेन कर रहे थे। वेरी और ट्रू। जो मजबूरी मैंने देखी है इस लॉकडाउन में, मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में मैंने कभी ऐसा मजबूर लोग देखे होंगे। लोगों के पैर में छाले पड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं रास्ते पर। और इतना कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट होके गए हैं कि वो यहाँ वापस ही नहीं आएंगे कभी। तो हम्म। ये सही बात। वही है। मैं ये मान वॉइस ऑफ इस्लाम का सोच बस इतना ही है कि भले ही हम थोड़े से बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हम्म। अच्छे तरीके से। हमारे हर बच्चे के पास स्कूल बैग होता है, हमारे हर बच्चे के पास ड्रेस होती है, आई कार्ड होता है, शूज होते हैं, दे कैन फील कि हम स्कूल जा रहे हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी हम बिठाल के चटाई बिछाई और पढ़ा दिया, नहीं। आपको हम क्वालिटी ऑफ वो एलईडी पे पढ़ते हैं, 55 इंच के एलईडी पे स्मार्ट क्लासेस लेते हैं। अरे वाह। तो वेरी नाइस। उनको, उन बच्चों का नजरिया चेंज होता है और वो ये कहते हैं हम भी इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हैं। हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हमारा सीधा, देखिए मैं पहले जब मेरा पहला इंटरव्यू था, अ, कभी था तो मैं बहुत नर्वस था। पहला टेक टॉक जो मैंने दिया तो मैं बहुत नर्वस था। जी। मैंने कभी ऐसे स्टेज पे इतने लोगों के सामने बात नहीं की थी, मैंने हम्म। कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं दिए थे। तो मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मेरे मेरे को लोगों ने एक्सपोजर दिया, मुझे उन लोगों की लेवल पे बैठने का मौका मिला उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो लोग अ, काफी मतलब रिसोर्सेस से भरे, मतलब बिजनेसमैन है। उन्होंने मेरे को विश्वास हम्म। किया, उन्होंने एक बार विश्वास किया और हमारी मदद की। आज मेरे पास वो एक्सपोजर की वजह से मेरे पास वो हम्म। कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से भी कॉन्फिडेंस। बात कर वेरी सकता राइट। हूँ। माननीय हमारे जो स्वर्गीय हमारे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उनके साथ मतलब मुझे बैठने का मौका मिला, ये मेरे बच्चों को, हाँ। ये बड़ी बात थी। तो हम ये मानते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है। वेरी अगर ये राइट। बच्चा किड्स आइडिया जाता है या मूवी देखने जाता है या एडवेंचर पार्क में जाता है, तब वो फील करता है यार ये तो मैं कर सकता हूँ, इजी है। हाँ।
तो बिल्कुल हम सही। लोग वहां कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज सिखानी है तो वो थ्योरी पे कम प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाओ। हमारी टीचिंग का वो जो पूरा सेटअप है वो है कि 20% टीचिंग और 20% टीचिंग और बाकी 80% प्रैक्टिकल कराओ चीजें, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल, तो बच्चे प्रैक्टिकल। सीख रहे हैं। तो ये ऐसे करके काम कर रहे हाँ। हैं। बस अच्छा, ये आप है। आपने, हाँ हाँ, जी हाँ, बताइए। बताइए बोलिए। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जब आप जब जाके पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि भाई हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, बहुत मुश्किलें नहीं आती? क्योंकि जो मैंने अभी तक ट्रेंड देखा और सुना है वो ये है कि जो ऐसे वाले माता पिता होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, जितने ज्यादा बच्चे हैं उतने हाथ हमारे पास कमाने वाले हैं। आप कैसे भी कमाने पैसे वाले कमा के हैं। लाओ, रेड लाइट पे जाओ, जैसे भी जाओ, वहां से पैसे कमा के लाओ, है ना? तो उनको अगर आप वहां से उठाकर बाहर ला रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो बड़ी बड़ी वाली फाइट होती होगी आपकी और पेरेंट्स की। समझाते कैसे हैं आप उन्हें? देखिए, अ, मुझे लगता है कि हम लोग केवल एक बच्चे से कनेक्ट होने नहीं जाते हैं, हम लोग पूरी हम्म। फैमिली से कनेक्ट होने पूरे। जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। सबसे बड़ी बात होती है, आज जो कमी है वो है रोल मॉडल्स की। हम्म। चांदनी जी हैं, देखिए, हम्म। उन हम्म। आज वो वीडियो भी पड़ा है जब वो भुट्टा बेचती थी, और एक वो हम्म। वीडियो है जो कि वो हम्म। कंगना टेड टॉक रनावत में बोल रही हैं, हाँ। टेड टॉक में बोल रही हैं। सारे हाँ। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन, यूएन हाँ। वुमेन, पता नहीं कहाँ कहाँ से हाँ। उनके साथ स्टेज शेयर कर रही हैं। तो ये दो उतार और चढ़ाव वाले जो पिक्चर्स हैं, वो उन उनके जहन में उतारने पड़ते हैं। और जब मैं बताऊं आपको, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चे के लिए माँ बाप का, चाहे वो कितना भी पैसा कमाना चाहे, उस सॉफ्ट कॉर्नर को ढूंढने की, टटोलने की जरूरत है। कि बस इस चीज के लिए पूरी ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि इस चीज की हम लोग पूरी ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग उनको, उनके पेरेंट्स मीटिंग होती है हमारी प्रॉपर, जैसे पहले जैसे कि इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती है, वैसे हमारी भी हाँ। पेरेंट्स मीटिंग होती है। उनको बुलाते हैं, उनको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तो हमने क्या किया, हम्म। चलो आप, हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आप सब्जी का ठेला खोल लो, आप चाय का खोल लो, आप ये खोल लो। ऐसे 10 लोगों का हमने बिजनेस शुरू करवा के दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, जी बिल्कुल। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये, अभी हमने लॉकडाउन में 2-3 प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब चूंकि हाँ। मतलब हमें लगा कि, और हमने कहा ये पैसे हम वापस लेंगे आपसे, अब 500 रुपए प्रति महीना हमें ये पैसे वापस करिएगा। बोलते हैं जी वाओ, बिल्कुल। वेरी तो नाइस। मतलब एक बार तो ऐसे करके, जब आप, एक क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी में काम करते हैं, जब एक कम्युनिटी में काम करते हैं, तो उन पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ देखिए, ये हमारी हर तरीके से मदद कर रहे हैं, उनके हेल्थ चेकअप होते हैं, उनके हेल्थ कैम्प होते हैं। हम ये सब चीजें प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो बच्चे हैं केवल, और वही हमारी धरोहर है, वही हमारे अवार्ड्स हैं, लवली। वही हमारे अचीवमेंट्स हैं। लवली। अच्छा, आपने स्लम पोस्ट जो है, जो आपने एक अखबार अपनी निकाले, इसमें मतलब आप मेरे ख्याल से उसमें बकायदा आप तो टीवी चैनल बना दिया आपने उसका, वो बच्चे यूट्यूब पे करते भी हैं, मैंने हाँ। देखा थोड़ा सा। तो मुझे बड़ा बहुत ताज्जुब हुआ कि बड़े अच्छे से बच्चे कर रहे हैं। तो ये दिमाग में आपके कैसे आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, अ, हमने क्या, ये ऐसा था कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। एक लड़की थी, हाँ। हाँ। चांदनी के कम्युनिटी में ही रहती थी, हम्म। जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे। तो वो लड़की, नाम में कुछ और, सपोज दैट नेहा नाम था उसका। तो वो क्या थी, हम्म। वो 15 साल की थी। हम्म। उसको 13 साल की उम्र में एक व्यक्ति नेपाल से उठा के लेके आ गया था। अच्छा। 40 40 साल का व्यक्ति था, उससे शादी कर ली 13 साल की लड़की से। अरे बाप पंद्रह रे। साल की 15 साल की उम्र में वो लड़की एक बच्चे की मां बन चुकी थी। और जब हमने और उसको थोड़ा सा पता किया, तो पता चला कि उसका देवर, उसका ससुर, उसका पति, तीनों उससे मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, करीबन 3 साल से। उस लड़की को कहीं से पता चल गया कि चांदनी दीदी यहाँ पर रहती हैं, और चांदनी दीदी अ, बच्चों के लिए काम करती हैं। तो यार, और उस टाइम हम भी इतने लोगों को नहीं जानते थे, हमने थोड़ा हम्म। ट्राई, वो लड़का हमारे पीछे पड़ गया। हम्म।
तो मैंने कहा ये तो क्रिमिनल है, हम क्या करेंगे, मैं पतला दुबला सा लड़का, चांदनी छोटी सी लड़की, ये क्या करेंगे। और पुलिस हम्म वाले को बहुत डर लगता था क्योंकि एक बार जेल जा हम्म चुका था। तो हम्म क्या किया, हमने ये न्यूज, हम चाइल्ड लाइन को जानते थे, 10-9-8 अच्छा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है। अच्छा तो उसे मैंने कहा आप है ना, जब तक आपका पति चाहे तो इस नंबर पे फोन करके आप ये बोलना कि मैं ऐसे प्रॉब्लम। तो जैसे ही और हमने चाइल्ड लाइन में भी फोन कर दिया कि आपके पास ऐसा कॉल आने वाला है, आप उसे एग्रेसिवली लीजिएगा, हम कुछ हम्म कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर भी वो बैक मतलब वो कर दे। तो उसने, वो लड़की ने वो कॉल किया, वो लड़की ने उन तीनों को आजीवन कारावास करवाया। हम लोगों ने अरे मिल, वाह उसके माँ बाप को नेपाल से यहाँ ढूंढ कर बुलवाया गया, तो उसके माँ बाप की सुपुर्द उसके किया गया। जब मिली थी वो लड़की, उसके ऐसे थे गंदे, अब वो उससे एक बार मिली तो इतने खिले हुए फेस, एकदम से ग्लोइंग चेहरा, मासूम सी अरे बच्ची थी। वाह तो अरे वाह मेरे को लगा कि ये न्यूज़ ये कैसे आएंगी। तो हम लोगों ने ना घर का बेदी लंका ढाए वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया। अच्छा हमारे रिपोर्टर्स नहीं है, वो रिपोर्टर्स नहीं है, विभीषण है। अच्छा अब भाई श्रम की प्रॉब्लम्स कौन बता सकता है, हम जाएंगे तो वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वहां वही पे के रहने बच्चे वाले बच्चे हैं। मैंने कहा इनको रिपोर्टर्स बनाओ, ये लाएंगे प्रॉब्लम्स हमारे पास ढूंढ के। क्या बात वही है हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उन्हें पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होते हैं तो सॉल्व जहां हो सकता है वहां तक पहुंचाते हैं और उन न्यूज़ को छापते हैं। आज फिर हमें धीरे धीरे लगा कि लोग पढ़ना कम कर रहे हैं और पढ़ने में हमारा कॉस्ट भी बहुत जाता है, मतलब हाँ छापने में। तो छापने हमने में हाँ हमने अब क्या कि वीडियोस देखते हैं, जैसे पहले हम आप भी आर्टिकल छाप सकते थे, आप ब्लॉग हाँ लिखते थे, आज आप भी हाँ लाइव कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्यों ना इन बच्चों से हाँ वीडियो कराई जाए, इन हाँ बच्चों को हमें लाया जाए। जो कुछ बड़े इंटरव्यूज है वो मैं कर लेता हूँ, चांदनी जी कर लेती हैं, ऐसे हाँ करके हमने एक मीडिया कंपनी, एक स्टार्ट कर मीडिया दी पब्लिकेशन हाउस बना दिया, और उसमें जो रिपोर्टर्स हैं वो बच्चे हैं। इसका मुद्दा हाँ केवल ये है कि लोग जो उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। कहीं लवली ना कहीं एक मैं इसे वो नहीं मानूंगा कि ये एक न्यूज चैनल है या कुछ है, मैं ये मानता हूँ ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला। क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छा मतलब ये तो आपने बहुत अच्छा मतलब आपने विभीषण रखे हुए हैं झुग्गियों में मुझे सुन के बहुत मजा आया अच्छा जो एडिक्शन होता है ना जब किसी भी चीज का एडिक्शन जैसे किसी को चाय का एडिक्शन है शराब का है ड्रग्स का एडिक्शन कहते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है तो इसके लिए अक्सर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ता है आप कैसे बाहर निकले मतलब आप rehabilitation- एक नशा छोड़, माफी एक नशा छोड़ने के लिए दूसरे नशे की लत लगा ली। वो नशा था वेटर बनने का। और वो दूसरा नशा लवली 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 अच्छा अब आप जैसे इस तरह के बच्चों से मिलते हैं जैसे आपने कहा ना कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हमारा नजरिया अलग होता है लेकिन जब आप जाते हैं तो आपने महसूस किया है वहां के पलों को जिया है आपने तो जब आप किसी को वहां देखते हैं तो आप कुछ कोशिश करते हैं उसको मार्गदर्शन देने की समझाने की रोकने की रिहैबिलिटेट करने की कुछ कोशिश करते हैं काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म एक बार समझाने से कोई नहीं समझता, हम्म एक बार समझाने से कोई नहीं कोई नहीं समझता। मैं समझता आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म मैं भी जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं एक हम्म महीना हमारे जो जिन्होंने मेरी जमानत कराई थी उनके घर रहा। हम्म तो उसका भी एक कारण था, मैं जेल से छूट के एक दिन जा रहा था कहीं और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे मेरे पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने गेस्ट रूम में मुझे रख लिया एक महीने के लिए। जब मेरा पैर सही हो गया तो मैं वेटर की जॉब करने चला गया। तो पूरा एक महीने मेरी काउंसलिंग हुई है, पूरे एक एक महीने महीने मेरी लगातार तो एक आप अगर मुझे समझाओगे, अगर मैं वो बच्चा हूँ और आप अगर मेरे को समझाओगे तो पता है क्या होगा, मैं कहूंगा हाँ हाँ मैं ऐसे कर लूंगा। मैं कैसे भी करके आपसे पैसे निकालने की कोशिश कैसे भी करूंगा कोशिश करूंगा। आप जो बोलोगे, कल आप जो बोलोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ मैं तो अभी जाके छोड़ दूंगा,
तो आप मैं वो कहूंगा अभी आज से अभी छोड़ दिया, और वहां से उतरा वही काम। हम्म। तो वो एक दिन की चीज नहीं है, ये रेगुलर काउंसलिंग, उनके पास रोल मॉडल्स, और जैसा कि हम्म। आपने कहा एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा होना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने बहुत कुछ अभी तक किया है वॉइस ऑफ स्लम के लिए। आप और चांदनी जी मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन में भी लोगों की बहुत मदद की। नोएडा के जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर थे, कमिश्नर साहब, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की आपके इस काम के लिए। फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? आगे आपने क्या प्लान किया हुआ है? कॉलेज, फेलियर्स के लिए कॉलेज। फेलियर्स के जो लिए बच्चे, कॉलेज? यस, जो लोग इंटेलिजेंट हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है ना ऑलरेडी। हम्म। फेलियर्स ही तो अपनी मतलब दिल से यही करते हैं हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम जैसे सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। हम्म। अगर मैं भी एक फेलियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब आप सोचिए, मैं मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब आप बताइए कि मैं ये पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट आई कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन। आई कैन मैनेज माय टीम, आई कैन मैनेज माय अकाउंट्स, आई कैन मैनेज मतलब सब कुछ, क्या नहीं है मतलब। तो सीधी बात ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को इंग्लिश के नहीं आती, और आप आज विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 370 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मेरे से आप आइसक्रीम की स्पेलिंग पूछेंगे तो मेरे को नहीं आती। क्या और बात ना, कर रहे हैं! और आप बोल तो अच्छी इंग्लिश रहे हैं। क्योंकि ये मैंने ना जैसे मैंने गोवा में काम किया है, वहाँ फॉरेनर्स आते थे, तो हमें कहीं ना कहीं हाँ, सीखनी पड़ी। प्रैक्टिस हो तो गई है, हाँ, राइट। बोलना सीख लिया, लिखने की जरूरत पड़ी नहीं कभी। और हम्म। हर चीज के वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन शॉर्टकट्स ढूंढ लिए, तो कोई ऐप देख ली जिसमें हिंदी हिंदी हाँ। टाइप करो और इंग्लिश बन जाए, ऐसा कुछ ये ईमेल आई कैन डू। मेरे जो मेंटर्स हैं उनको सबको रिपोर्ट भेजते हैं, तो एक लंबा चौड़ा एक रिपोर्ट बनता है, जो कि हम केवल मैं और चांदनी मिलकर बनाते हैं। अच्छा, और वो हम्म, इंग्लिश में होता होगा? पूरा। क्या बात है, सो क्या बात है! लवली। बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और इंटरेस्टिंग है। पता है, आपको देख करके एक बात तो मुझे समझ में आ गई। जो लोग अपने हालातों को हमेशा शिकायत करते हैं ना कि चांदी जी से भी मिलकर मुझे यही लगा था कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, बदलने का हौसला और बदलने की चाबी सिर्फ हमारे पास ही होती है। और आज ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही किसी ने एक मुझे मैसेज भेजा था, और उसमें उन्होंने यही था, कहा, लिखा था कि कई बार बहुत कोशिशें करने के बाद भी अगर आप नाकामयाब हो जाते हैं तो घबराइए मत। कई बार चाबी के गुच्छे की आखिरी चाबी जो है, उससे ताला खुलता है। तो थोड़ा सच पेशेंस रखने की जरूरत है। आपसे बात है। मिलके तो मुझे सच में लग रहा है कि यही यही आपने किया है, यही सब आपने किया कोशिश है, मैं इतना मानता हूं कि कोशिश ना करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते है। हैं कि छोड़ चलो देते इतनी हैं। तो ये कोशिश आपका करते हैं स्लोगन हमें। है, ये मैंने पढ़ा है, आपका स्लोगन है ये, है ना? हाँ, मैं दो स्लोगन हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि मेरे दिल के करीब भी हैं, कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकने से सही। मंजिल तो मिल आहा, ही जाएगी भटकने से सही, परेशान तो वो हो जो अभी घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सही आपने कहा। अच्छा, जिंदगी का कोई रिग्रेट, कोई ऐसा अफसोस आपको कभी का? कोई नहीं, कोई अफसोस नहीं? कोई अफसोस नहीं, बस एक ही अफसोस है कि काश गाड़ी उस दिन मैं चला रहा होता, जब मैं अपनी मम्मी को ले, अब मैं मम्मी के साथ जा रहा था। बस एक छोटा सा, और कुछ भी नहीं लाइफ, ऐसा कुछ रहा ही नहीं लाइफ में जिसमें रिग्रेट करूं। इतनी अच्छी तो लाइफ है, लवली। इतनी अच्छा, ये इतनी बताइए, आगे आगे आपकी शादी करने की प्लानिंग भी होगी अब, है ना? तो अ, अभी मेरी शादी एक्चुअली हो चुकी है, हाँ। वॉइस ऑफ स्लम से। अच्छा। सही झटका दिया आपने। वॉइस ऑफ स्लम से शादी हो गई है। तो चलिए, वॉइस ऑफ स्लम में आपके बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनकी परवरिश आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को अब मतलब मैं आई एम इन 27 एंड नाउ आई एम जस्ट इन दिस ईयर आई एम कंप्लीट 28। अरे सो वाह!
अ, अभी मेरे को है ना वो सब इन चीजों से दूर रहना है। मेरे को है ना बस मेरा पूरा ड्रीम जो है ना वो है वॉइस ऑफ स्लम का स्कूल। वॉइस ऑफ स्लम के बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए, उस कॉलेज में पढ़ते हुए वो ड्रीम कंप्लीट कर। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो वॉइस ऑफ स्लम के लिए उठता हूँ, और रात में सोता हूँ तो वॉइस ऑफ स्लम के लिए सोता हूँ। वॉइस ऑफ स्लम के अलावा मेरी लवली, लाइफ में कुछ भी नहीं है। लवली, लवली। अच्छा, देखिए, हर तरह से सेवा लोग करते हैं ना। लोग, कोई अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो मैंने देखा है कि समाज में लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, वो आपको पैसे डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास काबिलियत होती है पढ़ाने लिखाने की, तो क्या वो लोग बिल्कुल भी आपसे जुड़ करके पढ़ा सकते हैं? मतलब किस तरह से लोग बिल्कुल। आपसे एसोसिएट हो जाएं? क्या मैं तरीका ये है? बोल मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले लोग, पैसा तो हर कोई दे सकता है, हम्म, जो लोग अपना टाइम दे सकते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है। सबसे कीमती एक चीज मतलब, शायद। हाँ मतलब सबसे अच्छी, सबसे मतलब महत्व जिसको हम दे सकते हैं वो है टाइम। लोग अपना टाइम अगर, जैसे सपोज दैट मैं बताऊं, पहले मेरे को अकाउंट्स में बड़ी दिक्कत होती थी, हमें हम्म, ट्रांसपेरेंट रहना था। हाँ, तो कोई व्यक्ति आया, हमें शुरू से था कि हम ट्रांसपेरेंट रहना है, हमको कोई कुछ भी हाँ, पूछे हम हर बात का जवाब दें। हाँ, तो हम 10,000 रुपये कैश लेके आ गया, मैंने वो 10,000 रुपये ले लिए। तो हाँ, और स्लिप बना के दे दिए। जब मैं सीए के पास गया तो बोले 10,000 नहीं ले सकते आप, अपने स्लिप पे ही लिख दिया उस दिन कि भैया हाँ, 2,000 से ज्यादा हम कैश लेते ही नहीं है, हमारी डोनेशन स्लिप पे ही हमने लिख दिया। तो क्या है, तो उस चीज की ट्रेनिंग ली। वो किसने दी? हाँ, सीए हाँ, साहब ने दी, फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, हमारी पूरी चीजें की। तो हाँ, ऐसे करके लोगों ने टाइम दिया और हम सीख गए। हमें थोड़ी ना पता था वॉइस ऑफ स्लम कैसे चलाना है। मैं तो अलग ही फील्ड ही अलग है, कोई पढ़ाई चांदनी में तो फिर भी काम किया था, लेकिन वो भी एक छोटी सी बच्ची, आप कितने, 16 साल की बच्ची, एक 16 साल की बच्ची एक संगठन की नेशनल सेक्रेटरी बन गई। लेकिन वो संगठन, वो उसको भी 8वीं में पढ़ रही थी उस टाइम पे। हाँ, तो हाँ। उसको भी कुछ नहीं पता था कैसे चलाना है। वो धीरे 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 पहले ठोकरें खाई और सीखा। शुरुआत के देव और देव प्रताप सिंह। पहले के देव चोरी भी करके देख लिया, ड्रग्स भी लेके देख लिया, घर छोड़ के भाग गए। अब के देव एक जिम्मेदार व्यक्ति, पर मतलब पूरे स्लम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी जिंदगी बना रहे हैं, बच्चों को नशे से बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, भगवान भी देखकर बहुत खुश होते होंगे कि क्या भेजा था उसने, क्या अपने आप को बना लिया। लवली। बहुत मोटिवेशन मिला मुझे आपसे मिलके, बहुत अच्छा अरे लग जी, रहा है मुझे बहुत आपसे। बहुत धन्यवाद, आपसे साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक और यू। मैं बस यही कहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं इसको, बस यही करें कि कोशिश करते रहें। और अपने चार, जरूरी नहीं है कि आपको वॉइस ऑफ स्लम के पास ही मत आना है मदद के लिए। आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। आप अगर चाहे एक रोटी खिला सकें या किसी को पढ़ा सकें, आप कुछ भी कर सकें, अगर खुद भी करेंगे तब भी हमें जो आज जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज का इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट सही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत बड़ी बात कही है। और मुझे लगता है कि वॉइस ऑफ स्लम को सबको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहां से आपने कहा है कि जनरेशन बदलने वाली बात आप कर रहे हैं, जनरेशन्स लोगों की बदल जाएगी। तो ऐसे काम में मुझे लगता है कि सबको योगदान देना चाहिए। आप एक बार अपना वेबसाइट एड्रेस जरूर बता दीजिए ताकि लोग उससे एसोसिएट हो सके। है। तो हमारा वेबसाइट है www.voiceofslum.org, बिल्कुल। voiceofslum.org। और हमारा नंबर है 9871393145। ये मेरा ही नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। लवली, लवली। थैंक यू सो मच देव जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने अपना समय दिया, आपने अपने सपने हमसे बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मोटिवेशनल था। थैंक यू। देव प्रताप जी आज हमारे साथ थे, और उनकी जर्नी बहुत ही अलग सी जर्नी थी, जो शायद ही किसी ने महसूस किया होगा या समझा भी होगा। कई बार ऐसा रहता है कि कुछ फिल्मी कहानियां जो हैं, फिल्मों को भी इंस्पिरेशन रियल लाइफ से मिलता है। और आज मैंने बाकायदा देख लिया, और आपने भी देख ही लिया कि एक व्यक्ति कहाँ से उठा, कैसे हालातों में था, और आज वो व्यक्ति कहाँ है और कैसे लोगों की मदद करे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें भी आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो जिस काम में लगे हुए हैं वो काम, वो ध्येय उनका पूरा हो सके। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।